Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about rupees 10,000 crore ATF price stabilization fund approved by the Union Cabinet. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं एटीएफ के बारे में, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के बारे में. दिस इज ए स्पेशली डिजाइंड फ्यूल विच इज यूज्ड फॉर जेट इंजन्स, जिनकी मदद से एयरक्राफ्ट्स लाइक कॉमर्शियल एयरलाइनर्स, मिलिट्री जेट्स या इवन सम हेलीकॉप्टर्स कुड बी पावर्ड. एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि जो फ्यूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं हवाई जहाज में, वो असल में उसको हम लोग कहते हैं एटीएफ हैं, बट इट इज नथिंग बट रिफाइंड फॉर्म ऑफ केरोसिन. लिक्विड फॉर्म में ये फ्यूल होता है. जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है यानी कि जब इसको यूज किया जाता है किसी भी एयरलाइनर के अंदर, तो उस लिक्विड फ्यूल केरोसिन को पहले वेपोराइज किया जाता है इन लो प्रेशर, और वेपोराइज करके फिर उसको बर्न करके एनर्जी रिलीज की जाती है. अब है तो केरोसिन ही, और केरोसिन का जब इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एयरलाइनर को थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए, पावर प्रोवाइड करने के लिए, तो उस प्रोसेस में CO2 रिलीज होता है बहुत सारा एटमॉस्फेयर में, एंड दैट CO2 लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. तो अब इसी कारण से एक कॉन्सेप्ट को, एक और ऑल्टरनेटिव फ्यूल को प्रमोट किया जा रहा है, जिसको कहते हैं SAF, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. SAF इज generated from renewable sources like waste oil, biomass, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू या एल्गी से सिंथेटिक फ्यूल्स के फॉर्म में इनको बनाया जा सकता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को. अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल चूंकि रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रहे हैं, तो इनका अगर इस्तेमाल किया जाए फ्लाइट्स के लिए, उनको पावर करने के लिए, तो उससे CO2 या बाकी जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने वाले गैसेज हैं वो कम रिलीज होंगे. ऐसा माना जाता है कि अभी थ्योरेटिकली बात है, SAF का पूरी तरह से इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है, बट थ्योरेटिकली इट इज बिलीव्ड कि SAF कैन रिड्यूस CO2 इमिशन बाय 60 to 80% एज कंपेयर्ड विथ ATF. लेकिन अभी क्या है कि पूरी तरीके से SAF का इस्तेमाल किसी भी फ्लाइट के लिए किया नहीं जाता है. 100% SAF के साथ, यानी कि पूरा SAF फ्यूल के साथ किसी भी फ्लाइट को पावर किया जा सकता है थ्योरेटिकली, लेकिन अभी उसका कॉमर्शियल यूज शुरू नहीं हुआ है SAF का. SAF को थोड़ा ब्लेंड करके ATF के साथ, मतलब ATF के साथ थोड़ा SAF को मिक्स करके अभी कई सारे कॉमर्शियल एयरलाइनर्स ने इस्तेमाल करना शुरू किया है. जैसे पेट्रोल के साथ एथेनॉल ब्लेंड किया जाता है. भारत में आपको पता है E20 पेट्रोल बेचा जाता है, इसमें 20% एथेनॉल रहता है, 80% पेट्रोल रहता है. वैसे ही कई सारे एयरलाइनर्स ने थोड़ा बहुत SAF की ब्लेंडिंग शुरू की है ATF के साथ. भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है अपने एयरलाइनर्स के लिए, कॉमर्शियल एयरलाइनर्स के लिए, कि साल 2027 से उनको ATF में 1% SAF ब्लेंड करना है. 2028 में दैट हैज टू बी टेकन अप टू 2%, और 2030 तक SAF ब्लेंडिंग इनटू ATF has to be taken up to 5%. ये जो धीरे धीरे ब्लेंडिंग टारगेट को इंक्रीज किया जा रहा है, दैट इज डन मेनली फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स. तो ये जो SAF ब्लेंडिंग टारगेट भारत सरकार ने दिए हैं वो मेनली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए नहीं है. साथ ही साथ एक और आपको बात जाननी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे देयर इज ए स्कीम जिसका नाम है कॉर्सिया, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन. दिस स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की. इसका काम होता है सिविल एविएशन रिलेटेड एक्टिविटीज जो वर्ल्ड वाइड चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ नियम बनाए, ताकि सिविल एविएशन एक्टिविटीज सेफ हों, बोथ सिक्योरिटी वाइज एज वेल एज इन्वायरमेंट वाइज. तो ICAO जो एक इंटरनेशनल
लेवल की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका काम है सिविल एविएशन को सेफ एंड सिक्योर बनाना। उसने एक स्कीम लॉन्च किया है कॉर्सिया, जिसके अंतर्गत वो जो अपने मेंबर कंट्री हैं, जो आईसीएओ के मेंबर्स हैं, उसमें भारत भी एक मेंबर है, उनको इनकरेज कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसएएफ की ब्लेंडिंग की जाए एटीएफ के साथ। अभी तक तो ये नॉन बाइंडिंग तरीके से कॉर्सिया स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय आईसीएओ, लेकिन 2027 से यानी कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स एसएएफ ब्लेंडिंग विथ एटीएफ विल बी डन इन मैंडेटरी मैनर। और सिंस इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आईसीएओ और 2027 से आईसीएओ का जो कॉर्सिया स्कीम है वो मैंडेटरी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। यही कारण है कि भारत सरकार ने भी अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए एसएएफ ब्लेंडिंग टारगेट्स दे दिए हैं 2027 ऑनवर्ड्स। तो कॉर्सिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो आईसीएओ का स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ब्लेंडिंग टारगेट्स भारत सरकार ने लाए हैं। 2027 ऑनवर्ड्स एसएएफ ब्लेंडिंग विल बी मैंडेटरी विद एटीएफ फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। करंट न्यूज पे आते हैं। देखिए, आपको तो पता है कि वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कारण से जो एनर्जी सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। यही कारण है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। साथ ही साथ जेट फ्यूल के प्राइसेस यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से ही तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब बनता है। तो जब क्रूड ऑयल की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो रही है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ केरोसिन भी महंगा हो रहा है और एविएशन टरबाइन फ्यूल भी महंगा हो रहा है। एविएशन टरबाइन फ्यूल ये किसी भी एयरलाइन का मेजर कॉस्ट कंपोनेंट होता है। लगभग किसी भी फ्लाइट में जो वो फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड करते हैं एयरलाइनर्स, उसका 40% कॉस्ट बिलोंग्स टू देयर फ्यूल ओनली। और चूंकि एटीएफ का प्राइस बढ़ रहा है, इस कारण से आजकल आप देख रहे होंगे कि जो फ्लाइट के रेट्स हैं वो भी काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं और पूरा का पूरा जो हमारा एयरलाइन है, एविएशन, सिविल एविएशन एक्टिविटी है, वो डिसरप्ट हो सकता है। द प्राइसेस में गो अप एट वेरी हायर रेट। तो इस कारण से एविएशन टरबाइन फ्यूल के प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। इस फंड में 10,000 करोड़ रुपए डालेगी भारत सरकार। और इस फंड की मदद से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। और फिर इस लोन की मदद से इन कंपनियों से इंश्योर कराएगी भारत सरकार कि वो एविएशन टरबाइन फ्यूल एयरलाइंस को सस्ते दामों पे बेचें, थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे बेचें। इससे क्या होगा कि एयरलाइंस अपनी फ्लाइट सर्विसेज उसी रेगुलर प्राइस पे अवेलेबल करा पाएंगे। साथ ही साथ भारत सरकार का लक्ष्य है कि जब प्राइसेस नॉर्मल हो जाएं, यानी कि वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, एटीएफ के प्राइसेस जब स्टेबलाइज हो जाएं, तो उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपने प्राइसेस को थोड़ा बढ़ा सकती है और बढ़ा करके वो पैसा रिकवर करेगी अपना, और रिकवर करके वो पैसे को रिटर्न किया जाएगा टू द फंड। और इस तरीके से अल्टीमेटली 10,000 करोड़ रुपए का फंड है, भारत सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन देगी और उससे अभी के लिए एटीएफ के प्राइसेस को कम किया जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंड्स टू रिसीव बैक इट्स फंड। इंटरेस्ट नहीं चाहिए लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट वापस चाहिए। इसी कारण से ये जो नया फंड बनाया गया है एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड। जैसे मान लीजिए कि बीपीसीएल को इस फंड की मदद से 1,000 करोड़ रुपए दिए गए। अब बीपीसीएल एयरलाइंस को, इंडिगो को और बाकी सबको सस्ते दामों पे फ्यूल बेचेगा, पूरा लॉस खाएगा, अभी लॉस झेलेगा। और वो 1,000 करोड़ रुपए उसको पहले से मिल गए हैं सब्सिडाइज रेट पे फ्यूल देने के लिए। बाद में जब फ्यूल के प्राइसेस नॉर्मल हो जाएंगे तो जितना प्राइस उसको रखना चाहिए बीपीसीएल को, उससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस रखेगा ताकि वो एयरलाइन से अपना पैसा रिकवर कर पाए और उस पैसे को वापस से रिटर्न कर देगा भारत सरकार को। इससे एक बात तो अब हमें समझ आ गई कि जो फ्लाइट के रेट्स हैं अभी, वो आने वाले टाइम में कम नहीं होने वाले हैं। अगर
वेस्ट एशिया की कन्फ्लिक्ट खत्म भी हो गई तो भी उसके बाद हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो पैसा रिकवर करेंगी। सो फ्लाइट रेट्स आर नॉट गोइंग टू गो डाउन। अभी जो 4-5 हज़ार की फ्लाइट थी वो अगर 7-8 हज़ार की हो गई हैं, तो अब वो 8 हज़ार से जाकर के 15 हज़ार नहीं होंगी बिकॉज ऑफ दिस एटीएफ स्टेबलाइजेशन फंड। बट एट द सेम टाइम वो बहुत जल्दी 7-8 हज़ार से घट करके वापस से 4-5 हज़ार पे भी नहीं होने वाली, बिकॉज द मनी विल बी रिकवर्ड इन फ्यूचर वंस द स्टेबिलिटी इज अटेन्ड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल्स एंड कार, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल्स कार्स क्या होते हैं उनको समझने से पहले एक बार एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, जिसको हम लोग नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी कहते हैं, उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, साल 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया भारत सरकार ने। उस वक्त लक्ष्य रखा गया था कि साल 2030 तक भारत में जो भी पेट्रोल बेचा जाएगा उसमें 20% एथेनॉल को ब्लेंड करके बेचा जाएगा, यानी कि E20 पेट्रोल। एथेनॉल 20%, पेट्रोल बाकी का 80%, ये बेचा जाएगा 2030 तक। लेकिन फिर 2018 की इस पॉलिसी को 2022 में भारत सरकार ने अमेंड किया और अपना जो E20 पेट्रोल प्रोडक्शन एंड सेल का टारगेट था उसको एडवांस कर दिया 2030 के बजाय 2025 तक, और इस लक्ष्य को 2025 में हासिल भी कर लिया गया। तो अब भारत के अंदर जो पेट्रोल बेचे जाते हैं वो नॉर्मली E20 पेट्रोल होते हैं, यानी कि 20% एथेनॉल ब्लेंडेड होते हैं। थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि गाड़ियों के ऊपर क्या असर पड़ता है एथेनॉल ब्लेंडिंग का। तो देखिए, अगर E10 पेट्रोल की बात की जाए जिसमें 10% एथेनॉल है, 90% पेट्रोल है, तो E10 पेट्रोल जो है वो आराम से किसी भी गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है विदाउट एनी इम्पैक्ट, चाहे वो पुरानी गाड़ियां हों नई गाड़ियां हों, सब में चल जाएगा। लेकिन E20 जो पेट्रोल होता है जिसमें 20% एथेनॉल है, नई जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं 2020 के बाद से जो पेट्रोल कार्स हैं वो तो आराम से उस पर रन कर जाती हैं, लेकिन ओल्ड कार्स में फेस सम इशू। उनके इंजन को थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, इंटरनल उनके जो पाइप्स हैं, फ्यूल पाइप्स, उसमें थोड़ा कोरोजन हो सकता है बिकॉज ऑफ एथेनॉल टू द ओल्ड कार्स। अब देखिए, E20 तो पेट्रोल बेचा जा ही रहा है अभी बाजार में, वो टारगेट तो हासिल हो ही गया एज पर नेशनल एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। लेकिन E20 से भी हाईयर लेवल का एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉसिबल है। अच्छा, एथेनॉल ब्लेंडिंग से फायदा क्या होता है वो भी हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जब पेट्रोल का इस्तेमाल कम होगा, क्योंकि उस पेट्रोल में थोड़ा बहुत हम एथेनॉल भी ब्लेंड कर रहे हैं, तो इससे हमारी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल रिड्यूस होगी। तो इससे एनर्जी सिक्योरिटी आएगा, प्लस फॉरेक्स रिजर्व बचेगा, प्लस एथेनॉल का जब डिमांड बढ़ेगा तो हमारे देश के अंदर जो फार्मर्स हैं जो एथेनॉल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स ग्रो करते हैं जैसे कि शुगर केन या कॉर्न, उन क्रॉप्स की डिमांड बढ़ेगी तो फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। तो ये सब तमाम फायदे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के। इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो हैं ही साथ में, एथेनॉल इज क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी इन कंपैरिजन विद पेट्रोल। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि E20 तो बाजार में बेचा जा ही रहा है, हाइयर लेवल ऑफ ब्लेंडिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल E25 इज ऑल्सो पॉसिबल, या इवन E100 इज पॉसिबल। E85 मीन्स 85% एथेनॉल है, 15% पेट्रोल है, या E100 मीन्स पूरा पूरा एथेनॉल है। अब पॉइंट ये है कि E20 फ्यूल तक तो नई पेट्रोल की गाड़ियां आराम से रन कर सकती हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग की गई, E20 से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग की गई, तो फिर इसको नई पेट्रोल की गाड़ियां भी यूज नहीं कर पाएंगी, उनको भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा। उससे ज्यादा की ब्लेंडिंग जिन गाड़ियों में इस्तेमाल की जा सकती है फ्यूल ब्लेंडिंग, उन गाड़ियों को कहा जाता है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। सी, अ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल is designed to run on varieties of fuel, अलग अलग तरीके का फ्यूल पे वो रन कर सकता है। इसे प्योर पेट्रोल पे रन कर सकता है, 100% पेट्रोल, एथेनॉल जीरो। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जैसे कि E10 E20 पे भी रन कर सकता है। इवन वो
हाई एथेनॉल ब्लेंड लाइक E85 या इवन E100 पे भी रन कर सकता है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में क्या होता है कि जो उनका फ्यूल टैंक होता है उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है और वो सेंसर कंटिन्यूअसली सेंस करता रहता है, डिटेक्ट करता रहता है कि फ्यूल किस तरीके का है, उसमें कितना पेट्रोल है, कितना एथेनॉल है, और उसके हिसाब से उस सेंसर की मदद से इंजन अपने आप को एडजस्ट करते रहता है एक फ्लेक्स फ्यूल कार का। और इंजन अपने आप को एडजस्ट करके जिस तरीके का फ्यूल है उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है काम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के अंदर। फ्यूल टैंक में सेंसर है और सेंसर की मदद से फिर इंजन अपने आप को एडजस्ट करता है। और इसकी मदद से ये जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है वो वैरायटी ऑफ फ्यूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, इवन E0 से लेकर के E100, एंड विदाउट एनी इम्पैक्ट। ना उसका जो फ्यूल टैंक है वो कोरोड नहीं होता, बिकॉज द सेंसर्स आर देयर इज स्मार्ट इंजन कंट्रोल। अच्छा, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को आप कंफ्यूज मत करना विथ बाई फ्यूल व्हीकल्स। बाई फ्यूल व्हीकल्स अलग होते हैं। आपने देखा होगा कई सारी गाड़ियों में वो पेट्रोल पे भी चलते हैं और पीछे CNG का भी एक टैंक लगा रहता है। ऐसी गाड़ियों कहा जाता है बाई फ्यूल। मतलब या तो वो पेट्रोल पे चल रहे हैं, पेट्रोल का सप्लाई कट करके फिर उनको CNG पे मोड में भी डाला जा सकता है। ये बाई फ्यूल जो व्हीकल्स होते हैं उसमें दो अलग अलग टैंक्स होते हैं, पेट्रोल का टैंक अलग, CNG का टैंक अलग। वो कॉम्बिनेशन में फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करते। आइदर दे विल रन ऑन पेट्रोल और दे विल रन ऑन CNG, दे डू नॉट रन ऑन कॉम्बिनेशन। सो flex fuel vehicles are very versatile. They can work on different combinations of petrol and ethanol, और उनका एक ही टैंक रहता है, सिंगल टैंक में काम चलता है। बाई फ्यूल व्हीकल्स में दो टैंक रहते हैं, आइदर दे मूव इन पेट्रोल मोड और दे मूव इन CNG मोड। भी देखिए, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स ही अलग अलग तरीके के ब्लेंडेड एथेनॉल एंड पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर ऑर्डिनरी पेट्रोल कार में हम E85 डाल देंगे, चाहे वो नई कार ही क्यों ना हो, उसमें अगर हम E85 डाल देंगे तो उनका जो इंजन है वो कोरोड हो जाएगा, इंजन पाइप जो है वो डैमेज हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। अब करंट न्यूज पे आते हैं। भारत में फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल एज वेल एज फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च हुई है फॉर मास कॉमर्शियल पर्पस। भारत का पहला मास मार्केट फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च किया है हीरो ने। हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल एंड हीरो HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल, ये दो बाइक्स जो आप देख रहे हैं जो हीरो कॉर्प्स ने लॉन्च किए हैं, ये फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स हैं। ये बेसिकली प्योर पेट्रोल से लेकर के E85 पेट्रोल तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से चलेंगे बिना कोरोजन के। साथ ही साथ ये तो कल लॉन्च हो गए, हीरो कॉर्प्स ने लॉन्च कर दिए दोनों बाइक्स, फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स। आज 4 तारीख को लॉन्च होगा फ्लेक्स फ्यूल कार, इंडियाज फर्स्ट मास मार्केट फ्लेक्स फ्यूल E100 कार, मतलब पूरा पूरा एथेनॉल पे चल सकता है। इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय मारुति सुजुकी। It can run on 100% petrol, it can run on E10, E20, E85 या इवन E100। इससे क्या होगा कि एथेनॉल 100% एथेनॉल से रन करने से पेट्रोल की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो इट इज गोइंग टू बी ए क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। एट द सेम टाइम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एंड फॉरेक्स रिजर्व को भी फायदा मिलेगा। अब थोड़ा E100 यानी कि 100% एथेनॉल फ्यूल के बारे में बात करते हैं। उसका प्राइस लगभग 82 टू 87 रुपीज पर लीटर होने वाला है। जब E100 फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल रिलीज हुआ है तो मार्केट में अब E100 फ्यूल भी तो अवेलेबल होना चाहिए। प्राइसिंग जो मोटा मोटा सरकार ने कहा है वो प्राइसिंग होगी E100 यानी कि 100% एथेनॉल की 82 टू 87 रुपीज पर लीटर, यानी कि रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले 25% प्राइस कम रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसकी एफिशिएंसी यानी कि माइलेज रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले 25% या 30% तक कम रहेगी। क्यों? क्योंकि एथेनॉल के अंदर एनर्जी डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी पेट्रोल के अंदर होती है। तो
इसकी माइलेज 25-30% कम रहेगी। तो मिला जुला करके मामला यूं है कि E20 कार चलाने से भी पैसे में कोई खास बचत नहीं होने वाली है। E20 फ्यूल सस्ता होगा लेकिन माइलेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल के मुकाबले कम है। टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में, या तो इकोनॉमी में, नहीं तो साइंस एंड टेक में, कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल और बाई फ्यूल व्हीकल्स में अंतर क्या है, एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बता दीजिएगा कि वैरायटी ऑफ फ्यूल्स पे चल सकता है विद द सेम टैंक। बाई फ्यूल जो है वो दो अलग अलग फ्यूल्स पे चलते हैं विद टू डिफरेंट फ्यूल सिस्टम्स। फ्लेक्स फ्यूल के फायदे, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, फार्मर का इनकम सपोर्ट करेगा। प्रॉब्लम क्या है, कंसर्न्स विद फ्लेक्स फ्यूल इज लो फ्यूल एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी हैं, व्हीकल कंपैटिबिलिटी इशू भी है, एंड फूड सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। जब ज़्यादा एथेनॉल का हम इस्तेमाल करेंगे तो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट से हम एथेनॉल बनाएंगे तो फूड सिक्योरिटी कैन ऑल्सो बी थ्रेटेंड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट काजीरंगा रिकॉर्ड्स इट्स फर्स्ट येलो थ्रोटेड मार्टेन। प्लेन्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसी येलो थ्रोटेड मार्टेन इज ऑल्सो नोन एज हर्जा। येलो थ्रोटेड मार्टेन्स इस तरीके का एनिमल होता है, येलो थ्रोटेड मार्टेन। इट इज फाउंड थ्रू आउट हिमालयाज एंड देन एज फार एज इंडोनेशिया इन साउथ ईस्ट एशिया, एंड इट कैन बी फाउंड इन इवन इन कोरियन पेनिसुला। तो मतलब साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, इन जगहों पे पाए जाते हैं येलो थ्रोटेड मार्टेन। एंड दे कैन लिव इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, लाइक दे कैन लिव इन माउंटेन्स, फॉरेस्ट, स्वैम्प्स, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। दे हैव स्लेंडर्ड बॉडी मैमल हैं ये, एंड दे बिलोंग टू वीसल फैमिली विच ऑल्सो इंक्लूड्स ऑटर्स, बैजर्स, फेरेट्स एंड वोल्वेरिन्स। इसका साइंटिफिक नेम है मार्टिस फ्लेविगुला। IUCN ने इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा है। ये दिन के टाइम में एक्टिव रहता है, डायurnal एनिमल है। करंट न्यूज ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टेन दिखा है। टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। प्लीज पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप is being held in 2026 and it will be held in अहमदाबाद। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से फैक्ट याद रखना है। इसमें योगा के अलग अलग आसन्स को एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट किया गया है। अलग अलग तरीके से योग करके उसको स्पोर्ट्स की तरह प्रैक्टिस किया जाएगा। तो इससे योगा को इंटरनेशनलाइज भी किया जा रहा है और योगा का एक स्पोर्टिंग रिकॉग्निशन भी हो रहा है। योगासन स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराने वाली जो ग्लोबल बॉडी है उसका नाम है वर्ल्ड योगासन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। WPI सीरीज से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। द वेटेज असाइन टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैज डिक्रीज्ड अ लिटिल बिट, नॉट इंक्रीज्ड। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, इंडिया हैज नॉट मूव फ्रॉम 7th to 5th, रादर इट हैज स्लिप्ड फ्रॉम 5th to 7th। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ताइवान एंड साउथ कोरिया हैज ओवरटेकन इंडियाज ग्लोबल स्टॉक मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन। रुद्रम M मिसाइल, दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।